ऑलराइट, जब हम oogenesis की बात करते हैं तो इस क्रिया को हम बोलते हैं अंडजनन, ठीक है, जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडली यहाँ पर हम देखते हैं कि ओवम का फॉर्मेशन गोनाड के अंदर होगा और उस जनन को, उस जनन अंग को हम क्या कहते हैं, ओवरी। मतलब इसमें फॉर्मेशन हो रहा है ओवम का, और अगर प्लूरल फॉर्म में बहुवचन में देखेंगे तो उसे हम ओवा बोलेंगे, ठीक। और वो किसके अंदर रहा है, ओवरी के अंदर। जब हम नॉर्मली इनकी बात करते हैं ओवा की, तो ये साइज में, आकार में शुक्राणु के कंपैरिजन में, स्पर्म के कंपैरिजन में बड़े होते हैं। इनके अंदर कोशिका द्रव्य उपस्थित रहता है बहुत अच्छी मात्रा में, प्रोटीन उपस्थित रहते हैं, कुछ एसिड्स जो होते हैं वो भी उपस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर सारी संरचनाएं उपस्थित रहती हैं। विभेदन के समय पे कुछ भी बाहर की तरफ नहीं निकाला जाता, न इनका भार कम किया जाता। तो इसमें सारी संरचनाएं देखी जाती हैं। और क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये किसी जंतु के अंदर बनते हैं, मादा फीमेल्स के अंदर बनते हैं, वहीं रहते हैं, इन्हें कहीं बाहर नहीं जाना, इसलिए भी इनका आकार जो होता है वो बड़ा होता है। कुछ जिनकी हम बात करते हैं जिन्हें बाहर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किया जाता है, बाहर एग्स को रिलीज किया जाता है, बाह्य निषेचन होता है, वहां पे भी एग्स बाहर की तरफ रिलीज किए जाते हैं। ओवा जो है, अंडाणु जो है, उन्हें बाहर छोड़ा जाता है। तो कंपैरेटिवली अगर हम बोले तो इनका आकार बड़ा होता है शुक्राणु से, ठीक है। वह इसमें सारे ऑर्गेनल्स उपस्थित रहते हैं, कुछ भी हटाया नहीं जाता। अब अगर हम बोले इनके कार्य की बात, तो ये मेनली इनका कार्य 3 प्रकार से होता है। पहली बात तो हमने बोली कि ये गोल आकार के होते हैं, इनमें कोई पूंछ उपस्थित नहीं होती, टेललेस होते हैं, पूंछ रहित होते हैं, और इनके अंदर पोषण बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये 3 कार्य हमारे इसमें देखे जाते हैं। सबसे पहले ये अगुणित प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनमें गुणसूत्र जो है वो आधे होते हैं, और इसीलिए ये क्या करते हैं, जाइगोट के निर्माण में, युग्मनज के निर्माण में एक क्रोमोसोम का सेट प्रदान करते हैं, ठीक है। युग्मनज के निर्माण में ये प्रदान कर रहे हैं गुणसूत्र, जिससे कि युग्मनज बन जाए डिप्लॉइड प्रकार का, द्विगुणित प्रकार का। दूसरा कार्य, क्योंकि वहां पे शुक्राणु में कोशिका द्रव्य को पूरा बाहर निकाल दिया जाता है साइटोप्लाज्म को, इसलिए यहाँ पर साइटोप्लाज्म समुच्चय अमाउंट में, अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहता है। साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ तो नीडेड रहेगा, भाई वहां से तो निकाल दिया गया, तो साइटोप्लाज्म तो चाहिए, कोशिका द्रव्य तो यहाँ पर चाहिए ही चाहिए, इसलिए साइटोप्लाज्म को उपस्थित करा। और तीसरा कार्य, क्योंकि इसमें पित्तक उपस्थित होता है, योग उपस्थित रहता है, तो वो न्यूट्रिशन प्रदान करने में भी हेल्प करेगा, तो पोषण प्रदान करने में इसका योगदान है। तो ये हमने बात की कि oogenesis में सामान्य ओवा का कार्य क्या रहता है और oogenesis क्रिया कहाँ कार्य कर सकते हैं। वहीं अगर हम ओवरी की बात करते हैं, ठीक, ओवरी जो होती है उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसका आकार हम देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी किस प्रकार से होती है, संरचना जो है ओवरी की वो कैसे होती है, ठीक है। यहाँ पर हम बोलेंगे कि कुछ रक्त वाहिनियां उपस्थित रहती हैं, जिनको हम नाम देते हैं ब्लड वेसल्स। रक्त वाहिनियां, इसकी चारों तरफ जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है।
है जर्मिनल उपकला। ठीक है, यहाँ पर मीजोवेरियम नामक संरचना भी उपस्थित रहती है। वहीं यहाँ पर बात करें तो प्राइमरी oocyte जो होते हैं वो उपस्थित रहते हैं। प्राइमरी प्राथमिक oocyte उपस्थित रहते हैं। ठीक, और प्राथमिक oocyte कैसे बन रहे हैं? यहाँ पर कुछ प्रिमोर्डियल जर्म कोशिकाएं उपस्थित हैं, प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स उपस्थित हैं, जिनसे इनका निर्माण हो रहा है, प्राथमिक oocyte। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि फॉलिकल जो है, जो कोशिकाएं हैं वो यहाँ पर मैच्योर हो रही हैं और एक कैविटी बना रही है जिसको हम बोलेंगे एंट्रम। ठीक है, एंट्रम कैविटी है जो कि फॉर्म हो रही है, एंट्रम इज फॉर्मिंग। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे विभेदित होती जाएगी तो ये बड़ी हो जाएगी और यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं उपस्थित रहेंगी। ये सारे फॉलिकल्स हैं जो कि एंट्रम का निर्माण करते हैं। तो यहाँ एंट्रम बन गई और ये हमारा हो गया मैच्योर ग्राफियन कोशिका। ग्राफियन फॉलिकल जिसमें आसपास बहुत सारी कोशिकाएं उपस्थित हैं। अब जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो गया है, परिपक्व हो गया है, तो यहाँ से ओव्यूलेशन की क्रिया होगी, अंडोत्सर्जन की क्रिया होगी, जिसमें ओवा को बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। ओवा जो है यहाँ पर बाहर आ जाएगा। ठीक, ओवा बाहर आते ही यहाँ पर हम देखेंगे एक संरचना का निर्माण होता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस हीमोरैगिकम। ठीक है, ये संरचना बनती है ओवा के बाहर आते ही, जहां पर ब्लड वेसल्स जो है बहुत सारी यहाँ पर इकट्ठे रहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर क्या बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। ठीक है, जहां पर ल्यूटियल कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं, संयोजी ऊतक उपस्थित रहते हैं। ल्यूटियल कोशिकाएं, कनेक्टिव टिश्यू मतलब संयोजी ऊतक उपस्थित हैं और इसी के साथ यहाँ पर ब्लड क्लॉट्स भी उपस्थित रहते हैं। ठीक है, रक्त स्कंदन उपस्थित रहते हैं। तो इस संरचना को कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे। और ये संरचना कब बनेगी? जब ओवा स्पर्म के साथ फ्यूजन कर पाता है और फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया हो पाती है, तभी इस संरचना का निर्माण होगा। और इस संरचना से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित किया जाएगा। ठीक है, इस हार्मोन को सिक्रीट किया जाएगा। वहीं अगर इनका फ्यूजन नहीं होता, निषेचन की क्रिया नहीं होती है, तो यहाँ पर कॉर्पस एल्बिकम का फॉर्मेशन हो जाता है। कॉर्पस एल्बिकम बन जाता है जो कि येलो कलर, पीले रंग की बॉडी है, येलो बॉडी कहलाती है। ठीक, और फिर प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण नहीं होगा, ये बन जाएगा और ये बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार ओवरी की संरचना है। यहाँ पर ये जो लास्ट आउटर पेरिफेरल भाग है, बाहर की तरफ वाला भाग है, ये हमारा कहलाता है कॉर्टेक्स भाग, और बीच वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं मेड्यूला भाग। ठीक है, ओवरी का जो अंडाशय है उसका मेड्यूला भाग बीच में उपस्थित रहता है और कॉर्टेक्स भाग बाहर की तरफ उपस्थित है। तो इस प्रकार से ओवरी की संरचना यहाँ उपस्थित रहती है, जिसकी बाहर की लेयर को हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, जनन उपकला के नाम से जानते हैं। तो ये संरचना हुई हमारी ओवरी। ठीक है,
करेंगे हम टाइप्स ऑफ एग, ठीक है, कि अंडों के कितने प्रकार यहाँ पर देखे जाते हैं। पहले हम बात करेंगे पित्तक की मात्रा के आधार पर, कि योग जो है उसकी मात्रा कितनी है उसके आधार पर हम विभेदित करते हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट हम कहेंगे ए लेसिथल, ठीक है, और ठीक है, इस प्रकार से किसके आधार पर बोल रहे हैं, योग की मात्रा के आधार पर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है ई लेसिथल प्रकार, ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं ये अपित्तकी प्रकार के होते हैं, जिसका मतलब यहाँ पर पित्तक बिल्कुल भी उपस्थित नहीं होता, ये बिल्कुल एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित होता है, इसलिए हमने नाम दिया है इन्हें अपित्तकी, ठीक है। तो हम देखते हैं अपित्तकी प्रकार के अंडे जो होते हैं वो कहाँ देखे जाते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हम बोल सकते हैं ह्यूमंस में देखे जाते हैं, या ऐसे जंतुओं में देखे जाते हैं जहाँ पर शिशु डायरेक्ट बाहर आता हो, जो विविपेरस प्रकार के हैं, शिशु को जन्म देते हैं, ठीक। ओविपेरस में इस प्रकार के अंडे नहीं देखे जाते। सेकेंडली हम बोलते हैं, क्योंकि अपित्तकी बोल रहे मतलब न्यूट्रिशन यहाँ पर प्रदान ही नहीं होता है, तो न्यूट्रिशन इनमें कहाँ से दिया जाएगा, प्लेसेंटा से, ठीक है, अपरा द्वारा न्यूट्रिशन पोषण प्रदान किया जाता है। एग्जांपल्स इनके हैं ह्यूमन। दूसरे प्रकार होते हैं माइक्रोलेसिथल या ओलिगोलेसिथल, जिन्हें हम सूक्ष्म पित्तकी भी कहते हैं, जहाँ पर पित्तक की मात्रा बहुत कम होती है, तो उसको हम बोलेंगे सूक्ष्म पित्तकी प्रकार के अंडे। और ये होते भी अंडे जो है आकार में छोटे होते हैं और पित्तक की मात्रा भी कम होती है, जिसके एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं ट्यूनिकेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स के। वहीं तीसरी बात करते हैं हम मीजोलेसिथल एग्स की, मध्य पित्तक, मतलब न ज्यादा पित्तक की मात्रा है न कम है, अमाउंट जो है योग का वो न तो बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम भी नहीं है, मिनिमम भी नहीं है, बिल्कुल मीडियम मात्रा है पित्तक की, योग की, तो हम उन्हें बोलेंगे मध्य पित्तकी या मीजोलेसिथल। और यहाँ पर एग्जाम्पल है लंगफिश, टोड और फ्रॉग्स, एम्फीबिया इनका एग्जाम्पल हो सकते हैं। वहीं हम बात करेंगे चौथे प्रकार की, फोर्थ टाइप है मेगालेसिथल, मैक्रोलेसिथल या पॉलीलेसिथल, मतलब बहुपित्तकी प्रकार के अंडे हैं ये, जहाँ पर योग की मात्रा बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और इनके एग्जाम्पल्स हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, बेबीज और ऐसे मैमल्स जिनमें अंडों का निर्माण होता है, ठीक है। यूथेरियन तो ट्रू मैमल्स में आएंगे, उनके अलावा जो मैमल्स होते हैं उनमें एग भी ले करते हैं मैमल्स, तो वो भी इसी प्रकार
में आएंगे। जैसे हम बात करते हैं प्लैटिपस की, तो प्लैटिपस जो है वो एग नहीं करता है, तो वो इस प्रकार में आ जाता है। ठीक है, तो ये है अमाउंट, मात्रा के आधार पर। दूसरी हम बात करेंगे दूसरे प्रकार के अंडे देंगे हम, उसमें बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। ठीक है, कि पित्तक का वितरण किस प्रकार है, उस बेसिस पर हम डिवाइड कर किस प्रकार पित्तक वितरित है उनमें। पहली बात करेंगे हम होमोलेसिस। ठीक है, इस प्रकार से तीन प्रकार के हुए, ओमोलेसिथल या आइसोलेसिथल। इसका मतलब हुआ ये अंडे समपित्तकी होते हैं, जिसका अर्थ हुआ कि जो पित्तक है वो पूरे अंडे में समान रूप से वितरित होता है, पूरे अंडे में पित्तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए हमने बोला है इनको होमोलेसिथल प्रकार। ठीक है, कि समपित्तकी। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, सूक्ष्म पित्तकी अंडे जो होते हैं वो इनके एग्जाम्पल्स होते हैं। इसका मतलब ट्यूनिकेट्स और सेफेलोकॉर्डेट्स जो हैं वो इनके एग्जाम्पल रहेंगे। वहीं इन दोनों को हम हेट्रोलेसिथल में रखते हैं कि यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, समान रूप से वितरण नहीं है। तो हेट्रोलेसिथल प्रकार में दो प्रकार के आते हैं। फर्स्ट हम बोलेंगे सेंट्रोलेसिथल, या फिर हम बोल सकते हैं कि बीच में केंद्र पित्तकी है, ये बीच में उपस्थित रहता है योग। पित्तक जो है वो योग बीच में यहाँ पर ऐसे इस तरह से वितरित रहे, सेंटर में प्रेजेंट। और इनके एग्जांपल्स होते हैं इंसेक्ट्स या कीट, जिसमें ड्रोसोफिला जो है, फ्रूट फ्लाई जो होती है हमारी, वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ रखती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीलोलेसिथल ध्रुव पित्तकी। किसी एक ध्रुव पर जाकर पित्तक वितरित रहता है, बाकी ऊपर की तरफ साइटोप्लाज्म उपस्थित रहेगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस व्यवस्थित रहेगा। तो इस प्रकार के अंडों को हम बोलेंगे ध्रुव पित्तकी, टीलोलेसिथल। ठीक है, एक पोल की तरफ है, और जिस पोल की तरफ पित्तक का वितरण रहता है वो पोल मोस्ट प्रोबेबली वेजिटल पोल कहलाता है, जिसका मतलब हुआ असक्रिय ध्रुव। और उसके जस्ट अपोजिट वाला ध्रुव कहलाता है एनिमल पोल, यानी कि सक्रिय ध्रुव, जहां पर क्लीवेज वितरण जो है वो बहुत सक्रिय रूप से देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने बोला। वही टीलोलेसिथल को एक और कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जहां पर हम
द्रव्य की उपस्थित रहेगी। और ये वाली जो एग्स हैं इनमें बहुपित्त की प्रकार के अंडे आते हैं, जिसका मतलब हुआ कि रेप्टाइल्स एवीज में इस प्रकार के एग्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हुआ वितरण के आधार पर, यौग के वितरण के आधार पर। तीसरी हम बात करेंगे on the basis of shell, कवच के आधार पर। कवच के आधार पर दो प्रकार के हो सकते हैं, एक क्लीडोइक एग और दूसरे होते हैं नॉन क्लीडोइक एग। ठीक है, अंडे दो प्रकार के हो सकते हैं। क्लीडोइक का मतलब हुआ कि यहाँ पर कवच उपस्थित है। क्लीडोइक का मतलब हुआ कि इनमें कवच उपस्थित है, और वो कवच किसका होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होगा, जिसमें छोटे छोटे छिद्र जो पोर्स होते हैं वो उपस्थित रहेंगे, और उसी पोर्स के द्वारा, उन छिद्रों के द्वारा CO2 व O2 का आदान प्रदान हो सकता है। CO2 एंड O2 एक्सचेंज हो सकते हैं उन छिद्रों में। तो इनको हम एग्जांपल देते हैं हेन के एग्स जो होते हैं, रेप्टाइल्स के जो एग्स होते हैं, बर्ड्स के जो एग्स होते हैं, उनमें हमें कवच देखने को मिलता है। वहीं नॉन क्लीडोइक एग अगर हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पर जो शेल है वो एब्सेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इन अंडों में कवच अनुपस्थित रहता है, और इनमें हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो परिवर्तन है, डेवलपमेंट है, वो इंटरनल प्रकार का रहा होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कवच की उपस्थिति जरूरी नहीं है। ठीक है, और कवच इनके अंदर निर्मित कैसे हो रहा है? इनके अंदर कुछ कवच ग्रंथियां होती हैं, शेल ग्लैंड्स होते हैं, जिनके द्वारा कवच प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर शेल ग्लैंड्स जो होंगे वो अनुपस्थित रहेंगे, शेल ग्लैंड्स प्रेजेंट ही नहीं रहेंगे। क्लियर? और नॉन क्लीडोइक एग्स के एग्जांपल ह्यूमंस, मैमल्स होते हैं, जिनमें मोस्ट प्रोबेबली एग है, लेकिन उसके चारों तरफ कोई कवच, टोपी, आवरण नहीं है, क्योंकि परिवर्तन कहाँ हो रहा है? बॉडी के अंदर, जहाँ प्रोटेक्शन की, सुरक्षा की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक, फोर्थ हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, भ्रूणीय परिवर्धन के आधार पर। दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला डिटरमिनेटिव प्रकार का, और दूसरा नॉन डिटरमिनेटिव। अगर हम बोल रहे हैं ये डिटरमिनेंट है या डिटरमिनेटिव डेवलपमेंट हो रहा है एग का, तो इसको हम बोल सकते हैं
ठीक है, तो हम डिटर्मिनेटिव में बोलते हैं कि ब्लास्टुला है, कोरक है, उसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ठीक है, ब्लास्टोमेयर उपस्थित है, और हम बाय चांस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक ब्लास्टोमेयर को यहाँ से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं और फिर परिवर्तन करवाएंगे, तो हम ये देखेंगे कि क्योंकि इनकी फेट, इनका जो फ्यूचर है वो निर्धारित हो चुका था, तो इसलिए जिस पार्ट को हमने निकाला उस पार्ट का परिवर्तन नहीं होगा और वो ऑर्गन, वो अंग जो है वो यहाँ से लॉस्ट हो जाए, वो हमें परिवर्तित रूप में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि उसे हमने हटा दिया। और फ्यूचर जो है इनका वो प्री डिफाइंड है, निर्धारित है, तो अब फ्यूचर चेंज भी नहीं हो सकता, इसलिए हम इस प्रकार को बोलते हैं डिटर्मिनेटिव या डिटर्मिनेंट है, ये डिटरमाइंड है कि ये पार्ट यही बना है, ठीक है, अगर ये पार्ट नहीं है तो वो संरचना बनेगी ही नहीं, इसलिए हम इनको मोज़ेक प्रकार का बोलते हैं कि हर कोशिका का एक एक फंक्शन है, एक एक अंग ये बनाते हैं, उसके अलावा कोई और अंग ये बना ही नहीं सकते, ठीक है। वहीं दूसरी प्रकार की अगर हम बात करते हैं, ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा, ये हमें नॉन डिटर्मिनेटिव प्रकार का ह्यूमंस में देखने को मिलता है, जिसमें हम बोलते हैं कि इनका जो फ्यूचर है कोशिकाओं का, ब्लास्टोमेयर्स का, ये निर्धारित नहीं है, ठीक है, इसका निर्धारण नहीं होता कि ये कोशिका आगे जाकर यही बनाएगी। तो अगर हम एक ब्लास्टोमेयर को, एक कोशिका को यहाँ से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, बाहर की तरफ ले जाते हैं, निकाल देते हैं और फिर परिवर्तन कराते हैं, फिर डेवलपमेंट करवाते हैं उसका, तो हम यहाँ देखेंगे कि कोई भी ऑर्गन जो है, कोई भी अंग लॉस्ट नहीं होगा वहाँ से, किसी भी अंग का नुकसान नहीं होगा और पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म एज इट इज वैसे के वैसे ही बनेगा, ठीक है, होल ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड, पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा, किसी भी अंग का कोई लॉस नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेगुलेटिव प्रकार का डेवलपमेंट यहाँ देखने को मिलता है। रेगुलेटिव एग है, जिसका मतलब हुआ कि एक कोशिका निकालने के बाद भी ये आसपास की कोशिकाएं सिग्नल देती हैं, इंडक्शन देती हैं, प्रेरण देती है, जिससे कि वो वाला पार्ट जो लॉस्ट था वो भी बन जाता है। रेगुलेट कर लेती हैं आपस में कोशिकाएं, एक कोऑर्डिनेशन करती हैं, आपस में कम्युनिकेशन करती हैं, ऐसा लगता है कि आपस में बातचीत कर रही है कि एक इतना चला भी गया हमारे अंदर से तो हम मिलकर उस काम को कर लेंगे, इतना कोऑर्डिनेशन करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेगुलेटिव टाइप, ठीक है। तो इस प्रकार से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आधार पर हमने इन्हें दो प्रकार में बांटा, ठीक है। इस प्रकार से टाइप्स ऑफ एग्स को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं oogenesis प्रक्रिया की, ठीक है, oogenesis प्रक्रिया की बात करते हैं। अब अंडजनन की क्रिया यहाँ पर किस प्रकार से होगी ये चीज हम देख लेते हैं एक बार, कि ये है हमारे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, इनसे ये हो गई प्राइमोर्डियल, प्रिमोर्डियल जनन कोशिकाएं, ठीक है। इनसे यहाँ पर गुणन हुआ और क्या बनी, प्राइमरी ओवोनिया, ठीक है, और ओवोनिया से यहाँ पर बने प्राथमिक oocyte, ठीक है, प्राथमिक oocyte का यहाँ निर्माण हुआ। तो ये पूरी क्रिया जो हो रही है ये कहलाएगी मल्टीप्लिकेशन फेज। इसके बाद ये जाएंगे ग्रोथ फेज में,
ठीक है, जिसको हम बोलेंगे अगेन प्राथमिक oocyte, प्राइमरी oocyte। ये सभी अभी तक 2n प्रकार के। अब इसके बाद ये आगे जाएंगे, यहाँ पर होगी मियोसिस फर्स्ट की क्रिया और ये हो जाएंगे यहाँ पर तो जब निर्माण होगा तो हम एक की ही बात करते हैं, एक को ही लेके चलेंगे। तो यहाँ इस प्रकार से निर्माण होगा, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट बन क्या रहा है, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ है और ये पोलर काय बनी है, पोलर बॉडी बनी है, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर, पहली पोलर काय। अब इसके आगे अगर जाएंगे तो यहां से ये चीज होगी कि 3 तो पोलर बॉडी बन रही है, पोलर काय बन रही है और ये जो है ये ओवम बन रहा है, मैच्योर ओवम बन रहा है। ये सेकेंडरी oocyte था, लेकिन यहाँ पर मियोसिस सेकेंड की क्रिया होगी, ठीक है। और ये ओवम हो गया हमारा N, सेकेंडरी oocyte में हमारा हो गया N प्रकार, ठीक। इस प्रकार से क्रिया हुई और इस क्रिया को हम बोलेंगे मैच्योरेशन या परिपक्वता। तो वही जिस प्रकार से शुक्राणु जनन हुआ था वैसे ही यहाँ पर अंडाणु जनन है, ठीक है। वही 3 अवस्थाएं उपस्थित हैं, फर्स्ट गुणन अवस्था, दूसरी ग्रोथ अवस्था और तीसरी मैच्योरेशन परिपक्वन अवस्था। सबसे पहले हम बात करेंगे गुणन अवस्था की या मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसके अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ माइटोसिस की क्रिया ही होती है, समसूत्री विभाजन ही देखने को मिलता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि माइटोसिस ही यहाँ पर हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल से ओगोनिया बन रहे हैं, ओगोनिया से प्राइमरी oocyte का निर्माण हो रहा है। तो ये सारे कैसे हैं, डिप्लॉइड प्रकार के हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होकर इस सेल की वृद्धि कर रहे, कोशिकाओं को बढ़ा रहे संख्या में, ठीक है। सिर्फ कोशिकाएं यहाँ पर बढ़ रही है संख्या में और ये सारे के सारे द्विगुणित प्रकार के, डिप्लॉइड प्रकार के प्राइमरी oocytes को फॉर्म कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में यही होगा कि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणन कर रहे हैं और संख्या को बढ़ा रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर रहे हैं और प्राइमरी oocyte का, प्राथमिक oocyte का निर्माण कर रहे हैं, जो कि डिप्लॉइड प्रकार का। अब जब आगे जाके ग्रोथ फेज में ये जाएंगे तो प्राइमरी oocyte ग्रोथ फेज में जाएंगे और फिर बाद में इनमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया। तो अभी तक हमने यही इतना ही देखना है कि किस प्रकार से यहाँ पर गुणन अवस्था देखने को मिलती है।